के कगार पर खड़ा है, तब क्यों आप उसका अंध समर्थन करते? चिमन भाई देसाई, मैं विचारधाराओं मात्र का विरोधी हूं। गांधीवादी विचारधारा का ही नहीं, विचार के पार जाना है तो किस वाद को मानकर तुम उलझे हो, इससे भेद नहीं पड़ता। किस झाड़ी के कांटों में उलझे हो, इससे मुझे बहुत प्रयोजन नहीं है। कांटों से मुक्त होना है और समस्त विचार कांटों से ज्यादा नहीं। उलझा सकते, सुलझा नहीं सकते। चूंकि मैं विचारधाराओं मात्र का विरोधी हूं, इसलिए स्वभावतः गांधीवादी विचार की झाड़ी भी उसमें एक झाड़ी, और चूंकि नई है इसलिए बहुत लोगों को उलझा लेती है। विशेषकर भारतीय मन के लिए उसमें बड़ा आकर्षण है। वह आकर्षण रुग्ण है। उस आकर्षण के आंतरिक और अचेतन कारण बहुत हैरान करने वाले हैं। पहला तो कारण यह है कि गांधीवादी विचारधारा दरिद्र को गौरी शंकर पर बिठा देती। उससे हमारी आत्महीनता की भावना को बड़ा सहारा मिलता है। हमारे घाव फूलों से ढक जाते हैं। हम दरिद्र हैं और ये बात कचोटती है। और गांधीवादी विचारधारा हमें दरिद्र नारायण बना देती। शब्दों में ही सब जाल शब्दों का है। दरिद्र को दरिद्र नारायण कह देने से कुछ भेद नहीं पड़ता। कैंसर को कैंसर नारायण कह देने से क्या भेद पड़ेगा? पुराने आयुर्वेदिक शास्त्रों में ट्यूबरकुलोसिस को राज रोग कहा है। इससे क्या कुछ मजा आ जाएगा कि टीबी हो गई, राज रोग हो गया, चलो इस बहाने से ही राजा हो गए। टीबी तो फिर भी मारेगी, राजरोग कह देने से कुछ बचाव नहीं है। लेकिन फिर भी मन सांत्वनाएं खोजता है, और ये सांत्वनाएं सदियों तक भटकाए रख सकती हैं, भरमाए रख सकती हैं। दरिद्रता महारोग है, और दरिद्र को नारायण कहना उसके महारोग को ओट देना है। दरिद्रता मिटनी चाहिए, दरिद्र मिटने चाहिए। और दरिद्रता के मिटाने के लिए अब एक ही उपाय है, वह वैज्ञानिक तकनीकों का अधिकतम उपयोग है। मैं वैज्ञानिक तकनीकों का समर्थन जो कर रहा हूं, वह इसीलिए कि तुम्हारे घाव सिवाय उसके और किसी तरह भरेंगे नहीं, छिप सकते हैं। छिपे हुए घाव उघड़े घावों से ज्यादा खतरनाक हो जाते, क्योंकि तुम उन्हें भूलने लगते हो और भीतर ही भीतर उनकी मवाद फैलने लगती। जो छोटी सी फुंसी थी वो भी अगर छिपा ली जाए तो नासूर हो सकती है, और अगर उसकी चिकित्सा की ही ना जाए तो कैंसर भी बन सकती।
भारत का रोग बहुत पुराना हो गया। भारत सदियों से दरिद्र है। उन दिनों भी भारत दरिद्र था जब सारी दुनिया उसे सोने की चिड़िया कहती थी। था सोने की चिड़िया कुछ थोड़े से लोगों के लिए, सो उन कुछ थोड़े से लोगों के लिए अब भी सोने की चिड़िया है। दरिद्रता की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। 100 लोगों में से 99 लोग जब दरिद्र होते हैं तो एक व्यक्ति के हाथ में सोने की चिड़िया लग जाती। स्वभावता 99 व्यक्तियों की दरिद्रता, उनके गड्ढे एक व्यक्ति के जीवन को धन के शिखर पर बिठा देते। तो जरूर राजा थे, महाराजा थे, नगर सेठ थे और उनके लिए जीवन सोने की चिड़िया था। इतिहास और पुराण उनकी ही स्तुति गाते और इससे एक भ्रांति पैदा होती जैसे कि सारा देश अमीर था। यह बात बिल्कुल ही झूठ है। यह देश कभी भी देश की तरह अमीर नहीं रहा। एक छोटा सा वर्ग इस सारे देश का शोषण करके छाती पर बैठा रहा है। राम राज्य लाना चाहते थे महात्मा गांधी, लेकिन राम राज्य की अगर पूरी अंतर व्यवस्था हम समझें तो बिल्कुल सड़ी गली थी, रुग्ण थी। राम राज्य में आदमी बाजारों में बिकते थे गुलामों की तरह। और क्या होगी दरिद्रता जहां आदमी बिकने को मजबूर होते हो। ऐसी दरिद्रता तो आज भी नहीं है। कौन बिकने को राजी है? बाजार में जैसे ढोरों के बाजार भरते, मवेशियों के बाजार भरते और बोली लगती, ऐसे आदमियों के बाजार भरते थे जहां आदमी बिकते थे। आदमी तो कम, औरतें ज्यादा बिकती थी। साधु संतों का देश है। सती साध्वियों का देश है। सीता, पार्वती, द्रौपदी का देश है। स्त्रियां बाजारों में यूं बिकती थीं जैसे सामान बिकता है, बोली लगती थी। इस रामराज्य को भारत में गांधी फिर लाना चाहते थे। निश्चित मैं विरोध में हूं। अतीत में लौटने की कोई भी आवश्यकता नहीं, और कोई लौटना भी चाहे तो नहीं लौट सकता है। समय में पीछे जाया ही नहीं जा सकता। समय की घड़ी को पीछे की तरफ घुमाया ही नहीं जा सकता। लेकिन पीछे की सुंदर सुंदर कहानियां गढ़ी जा सकती हैं, सपने संजोए जा सकते हैं, लोगों को भरमाया जा सकता है। कार्ल मार्क्स ने कहा है धर्म अफीम का नशा है। वो तो महात्मा गांधी के पहले उसने कहा था। अगर वो महात्मा गांधी के बाद पैदा होता तो महात्मा गांधी को एक प्रमाण की तरह उपस्थित करता कि ये देखो धर्म अफीम का नशा है। पूरा देश गरीब है और अफीम पिलाई जा रही दरिद्र नारायण की। पूरा देश सदियों से गरीब है और रामराज्य की झूठी काल्पनिक कहानियां गढ़ी जा रही हैं और यह हवा फैलाई जा रही कि रामराज्य फिर आना चाहिए। बुद्ध के समय में भारत की कुल आबादी 2 करोड़ थी। आज भारत की आबादी 70 करोड़ के करीब पहुंच रही। इस भारत में से बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, ब्रह्मदेश अलग हो गया। अगर उन तीनों को भी जोड़ लें तो इस देश की आबादी अब 1 अरब के ऊपर जा चुकी। कहां 2 करोड़ और कहां 1 अरब।
50 गुनी आबादी हो गई और तुम चरखों की बातें करते हो। होश की कुछ बात करो। चरखे चला के तुम 1 अरब लोगों के तन ढक सकोगे? तो तन ढक लेना, पेट खाली रह जाएगा। पेट भरोगे तो तन नंगा रह जाएगा। और तुम इन 1 अरब लोगों के लिए हल बख्तर से खेती करोगे? जमीन कहां है इतनी? और हल बख्तर से खेती कितनी हो सकती है और क्या पैदा हो सकता है? नई प्रविधियों का उपयोग करना होगा। और ऐसी क्या घबराहट है नई प्रविधि से? रूस में ऐसे मौके आए हैं पिछले वर्षों में जब इतना गेहूं पैदा हो गया कि उन्हें गेहूं को रेल के इंजनों में कोयले की तरह जलाना पड़ा, क्योंकि कोयला महंगा और गेहूं सस्ता। अमेरिका और कनाडा इतना उत्पादन कर लेते हैं कि सारी दुनिया को सहायता देने को तत्पर होते हैं। इतना दूध इकट्ठा कर लेते हैं कि सारी दुनिया को दूध का पाउडर बांटते रहते हैं। और तुम्हारी गौ माताओं की हालत देखो, उनसे दूध निचोड़ना भी पाप मालूम पड़ता है। हड्डी हड्डी हो रही है, तुम खून निचोड़ रहे हो, उनके प्राण सूखे जा रहे हैं, अस्थि पंजर। और कितनी गौ माताएं, जितनी भारत में है उतनी कहीं भी नहीं, 18 करोड़। और दूध के नाम पर पानी पी रहे हो, और फिर भी वही मूर्खतापूर्ण बातों को दोहराए चले जाते हो। महात्मा गांधी न तो कोई बड़े विचारक थे और न ही कोई बड़ी विचारधारा छोड़ गए। बहुत साधारण सी बातें हैं जिसको गांधीवादी विचारधारा के नाम से तुम शोरगुल मचाते हो। मगर अंधे के हाथ में तो कुछ भी लग जाए तो लगता है बहुत बड़ी चीज लग गई। सोच विचार की क्षमता भी तुमने खो दी। मैं तो तुम्हें सोच विचार के पार ले जाना चाहता हूं, तुम सोच विचार से भी नीचे गिरे जा रहे हो। थोड़ा सोचो तो सही। महात्मा गांधी रेलगाड़ी के विरोध में थे और जिंदगी भर रेलगाड़ी में चले। तार टेलीफोन के खिलाफ थे, पोस्ट ऑफिस के खिलाफ थे, और जिंदगी भर जितने तार टेलीग्राम और चिट्ठी पत्री उन्होंने लिखी शायद ही किसी ने लिखी हो।